क्या कभी आपने सोचा है अंग्रेजों के पास ऐसी कौन सी ताकत थी कि उन्होंने मुगल को हमेशा के लिए खत्म कर दिया? क्या आपने कभी सोचा कि अंग्रेजों ने ऐसा क्या किया कि मुगल साम्राज्य पत्ते की तरह बिखर गया? मुगल साम्राज्य इतना शक्तिशाली होने के बावजूद भी अंग्रेजों के सामने कैसे ढेर हो गया? आखिर अंग्रेजों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो भारत के तमाम हिंदू साम्राज्य के पास नहीं थी? आखिर मुगलों ने ऐसी कौन सी गलती कर दी? उनके पास हजारों की संख्या में सेना मौजूद थी, सबसे बड़ा साम्राज्य था, सैकड़ों सालों का अनुभव था। आखिर अंग्रेजों ने मुगलों को खत्म किया कैसे? ये घटना साल 1600 के लगभग की है, जब भारत में व्यापार करने की लालच लेकर दो अंग्रेज, जिनमें से एक का नाम था कैप्टन हॉकिंस और दूसरे का नाम थॉमस रो, वो भारत आते हैं। उस वक्त भारत में मुगल सल्तनत जहांगीर का राज चलता था। ये दोनों अंग्रेज जहांगीर के दरबार में आते हैं और जहांगीर को ढेर सारे उपहार देकर उन्हें खुश करने की कोशिश करते हैं और बाद में जहांगीर से भारत में व्यापार करने की इजाजत मांगते हैं। जहांगीर के कुछ दरबारी और मंत्री ऐसे थे जिन्होंने जहांगीर के ऊपर दबाव बनाया कि अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की इजाजत न दी जाए, लेकिन अंग्रेजों ने जहांगीर को इतना अधिक टैक्स देने का लालच दिया और इतनी अधिक फायदे गिनवा दिए कि जहांगीर मजबूर होकर अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की इजाजत दे दी। अंग्रेजों ने जहांगीर से इस बात की भी इजाजत ले ली कि वो भारत के कुछ जगहों पर बड़े बड़े फैक्ट्री को खोल सके, जिसके बाद अंग्रेजों ने एक एक करके पहले सूरत, फिर मद्रास, फिर बॉम्बे, कोलकाता और पटना जैसे जगहों पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को स्थापित कर दिया। जिन जगहों पर अंग्रेजों ने फैक्ट्री को तैयार किया, धीरे धीरे वहां पर आबादी बढ़ने लगी और वो जगह एक शहर का रूप लेने लगी। शहर की आधुनिकता को देखते हुए उस वक्त भारत में रहने वाले जो भी अमीर लोग थे या फिर जो पैसों का कारोबार करते थे, वो धीरे धीरे गांव से शहर की तरफ बढ़ने लगे। यानी कि जिन जगहों को अंग्रेजों ने तैयार किया, उन्हीं जगहों का रुतबा बढ़ने लगा। इतनी अधिक फैक्ट्रीज की सफलता की वजह से धीरे धीरे अंग्रेजों की पावर बढ़ने लगी और उनकी कमाई बढ़ने लगी। अब अंग्रेजों को लगने लगा भारत में उनकी अच्छी खासी कमाई हो चुकी है, उनकी अच्छी खासी पकड़ बन चुकी है, क्यों ना अब पॉलिटिकल पावर को भी अपने कब्जे में ले लिया जाए। अंग्रेजों ने सोचा अगर भारत के पॉलिटिकल पावर को अपने कब्जे में ले लिया जाए तो उनका बिजनेस और बेहतरीन हो जाएगा। और ये घटना साल 1686 की है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की सत्ता को हासिल करने के लालच में औरंगजेब के खिलाफ जंग छेड़ी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुगल की विशालकाय सेना के आगे अंग्रेजों की छोटी सी सेना का क्या हाल हुआ होगा। अंग्रेज पूरी तरह से हार जाते हैं, लेकिन इस हार के बदले उनकी दिमाग खुलती है और अब उन्हें दूसरी नीतियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अब अंग्रेज बिल्कुल उन्हीं नीतियों को फॉलो करते हैं जिसका जिक्र कभी चाणक्य किया करते थे, साम दाम दंड भेद। अंग्रेज लड़ाई के तुरंत बाद मुगलों से जाकर माफी मांगते हैं और दोबारा कभी ऐसी गलती न करने की कसम खाते हैं। दूसरी तरफ औरंगजेब सोचता है शायद अंग्रेजों को सबक मिल गया है और वे अंग्रेजों को महज 15,000 रुपयों के बराबर का जुर्माना लगाकर माफ कर देते हैं। और औरंगजेब के द्वारा की गई यही गलती आगे चलकर मुगल साम्राज्य के अंत का कारण बनती है। सब कुछ सामान्य हो जाता है और साल 1707 में मुगल सल्तनत औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य जिन भी लोगों के कब्जे में आया, वे लोग पहले की तरह मजबूत नहीं रहे। मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा और इसका सीधा फायदा अंग्रेजों को होने वाला था। मुगल साम्राज्य जैसे ही कमजोर हुआ, अंग्रेजों ने उस पर दबाव डालकर मुगल साम्राज्य के अंदर ड्यूटी फ्री व्यापार करने का प्रेशर बनाया। यानी कि अब अंग्रेज मुगल साम्राज्य के भीतर भी अपना व्यापार बड़ी आसानी से कर सकते थे और उन पर कोई भी एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगने वाला था। मुगल साम्राज्य जैसे जैसे कमजोर हो रहा था, वैसे वैसे उनके दुश्मनों की संख्या भी बढ़ती जा रही थी। मुगल को कमजोर होता देख पारसिया के राजा नादिर शाह साल 1739 में भारत पर आक्रमण कर देते हैं। उस वक्त मुगल बादशाह मोहम्मद शाह इस आक्रमण के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। नादिर शाह मुगल को हराते हुए बड़ी आसानी से दिल्ली तक पहुंच जाते हैं और उस वक्त करीब 70 करोड़ की धन संपत्ति के साथ साथ कोहिनूर हीरा और पिकॉक थ्रोन भी लेकर पारसिया चले जाते हैं। मुगल के इस हार की वजह से मुगल साम्राज्य का रुतबा बुरी तरह से प्रभावित होता है।
एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ मराठा, दोनों को ही एक साइकोलॉजिकल पावर मिलती है। अब वो किसी भी वक्त मुगल को हरा सकते हैं, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा दोनों ही इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि मुगल अभी भी इतना बड़ा है कि उसे सीधे गन पॉइंट पर हटाना संभव नहीं। और अब अंग्रेज अपनी दूसरी सबसे खतरनाक चाल चलते हैं। अंग्रेजों ने धीरे धीरे करके मुगल को कमजोर करने की साजिश शुरू कर दी। सबसे पहले अंग्रेज बंगाल के नवाब के सेनापति मीर जाफर को बंगाल के एक बड़े कारोबारी के सपोर्ट में अपने साथ मिला लेते हैं। यानी कि अब बंगाल का नवाब जो सेनापति था मीर जाफर, वो नमक हरामी करके अंग्रेजों के साथ मिल गया था। और यही वजह थी कि साल 1757 में हुई प्लासी के युद्ध में अंग्रेज बड़ी आसानी से जीत गए और सेनापति मीर जाफर को बदले में बंगाल का नवाब बना दिया गया। अब इधर मराठा साम्राज्य को डर लगने लगता है कि कहीं अंग्रेज पावर में आकर पूरे भारत पर कब्जा न कर ले। और यही वजह है कि अब मराठा साम्राज्य 1759 में मुगल बादशाह आलम द्वितीय से मिलकर उन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। यानी कि अब अगर मुगल साम्राज्य के ऊपर कोई भी हमला करता है तो मराठा साम्राज्य भी मुगल को बचाने के लिए लड़ाई लड़ेगा। उधर पारसिया के सुल्तान नादिर शाह की मृत्यु के बाद उनके जनरल अहमद शाह अब्दाली ने एक बार फिर से भारत पर आक्रमण कर दिया और मुगल को बचाने के लिए साल 1761 में मराठा साम्राज्य युद्ध के मैदान में पहुंच जाते हैं। लेकिन अफसोस कि मराठा साम्राज्य पारसिया के साम्राज्य अहमद शाह अब्दाली से पूरी तरह से हार जाते हैं। इसी युद्ध को हम इतिहास की किताब में पानीपत की तीसरी लड़ाई के तौर पर जानते हैं। कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि पानीपत के युद्ध से ये डिसाइड तो नहीं हो पाया कि भारत का अगला शासक कौन होगा, लेकिन ये डिसाइड जरूर हो गया कि भारत पर कौन शासन करने लायक नहीं है। मुगल साम्राज्य धीरे धीरे और कमजोर होने लगता है और इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए साल 1764 में बैटल ऑफ बक्सर के दौरान अंग्रेज बंगाल के नवाब मीर कासिम, मुगल बादशाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब तीनों के गठबंधन वाले सेना को अंग्रेज बुरी तरह से हरा देते हैं। इतनी बड़ी जीत हासिल करने के बाद अंग्रेज बंगाल, बिहार और उड़ीसा से हर तरह के रेवेन्यू कलेक्शन के राइट्स को छीन लेते हैं। यानी कि अब बिहार, बंगाल और उड़ीसा से जितने भी तरह के टैक्स आने वाले थे वो सभी सीधे तौर पर अंग्रेजों का होने वाला था। इन सब के अलावा दूसरी तरफ अंग्रेज मराठा साम्राज्य को भी कई टुकड़ों में विभाजित करने की कोशिश कर रहे थे। मराठा साम्राज्य के कुछ राजाओं से दोस्ती तो कुछ से दुश्मनी करके अंग्रेज मराठा साम्राज्य को कई टुकड़ों में बांटने में कामयाब हो जाते हैं। यानी कि मुगल साम्राज्य पहले ही बुरी तरह से कमजोर हो चुका था। मराठा साम्राज्य अंग्रेजों की वजह से कई टुकड़ों में बढ़ चुका था और इधर हैदराबाद के नवाब अंग्रेजों के दबाव में आकर उनकी बातों को मानने के लिए मजबूर हो गए। यही वजह है कि उस वक्त मैसूर में राज करने वाले टीपू सुल्तान अकेले पड़ जाते हैं। ये घटना साल 1799 की है, जब फाइनल एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान अंग्रेजों से हार जाते हैं और अंग्रेजों के द्वारा टीपू सुल्तान की हत्या कर दी जाती है। उधर मुगल साम्राज्य इतना अधिक कमजोर हो चुका था कि अंग्रेज मुगल के आखिरी शासक बहादुर शाह जफर को म्यांमार में कैद कर देते हैं और बहादुर शाह जफर के दोनों बेटों की अंग्रेजों के द्वारा हत्या कर दी जाती है। और इसी तरह से सैकड़ों सालों से चलता आया मुगल का अस्तित्व हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। जो काम भारत के अनेक राजा महाराजा नहीं कर पाए, हजारों किलोमीटर दूर से आए कुछ व्यापार करने वाले लोगों ने कर दिखाया। खैर, ये तो बात होगी पॉलिटिकल एंगल, लेकिन एक और ऐसा कारण था जिसकी वजह से मुगल साम्राज्य लगातार कमजोर होता गया और अंग्रेज लगातार मजबूत होते गए। चाहे मुगल साम्राज्य हो या फिर भारत के कोई भी राजा, वो सदियों से उन्हीं पुरानी परंपराओं से भारत में शासन कर रहे थे। लेकिन जब अंग्रेज आए तो वो अपने साथ आधुनिकता की नई चीजें लेकर आए, जैसे कि शासन करने का नया तरीका, अलग तरह का कानून, फैक्ट्री, नई तरह की चीजें। इन सब की वजह से उस वक्त भारत में जो प्रभावी लोग थे वो अंग्रेजों की तरफ खींचे चले गए। सन 1600 के दौरान शुरू हुआ अंग्रेजों के द्वारा व्यापार और राज का ये सिलसिला लगातार बढ़ता गया। कुछ लोग तो भारत में व्यापार करने के मकसद से आए थे। अब वो राजाओं को टुकड़ों में बांटकर या फिर उन्हें हराकर पूरे भारत पर राज करने लगे थे। और भारत के कुछ स्वार्थी लोग जिन्हें सिर्फ अपने आप से मतलब था, वो लगातार अंग्रेजों की मदद कर रहे थे। और रुकावट का पहला माहौल तब बना जब
साल 1857 में मंगल पांडे ने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का बिगुल बजाया और दशकों की लड़ाई के बाद साल 1947 में हमारा देश अंग्रेजों से आजाद हुआ। अगर आप 1857 की क्रांति में मंगल पांडे के द्वारा किए गए कामों के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताइए।